तो इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रियों के इस्तीफे हो रहे हैं, कई नई खबरें सामने आ रही हैं, कई नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, कुछ के नाम क्लैरिटी के साथ सामने आ रहे हैं। सभी नामों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले अभी की ब्रेकिंग न्यूज क्या है। सीधे चलते हैं मोहित राज दुबे के पास। मोहित राज दुबे, क्या अपडेट? देखिए, प्रधानमंत्री आवास में जो बैठक चल रही थी, नए मंत्री जो बनने वाले हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे थे, वो बैठक खत्म हो चुकी है। एक एक करके जितने भी लोग आए थे सबके सब यहाँ से निकल चुके हैं। उत्तर प्रदेश से एक नया नाम आया है, वीएल वर्मा का, राज्यसभा सांसद है, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, थोड़ी देर के बाद लिस्ट आ जाएगी और वो शाम को मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त आपको हम सूरत हाल दिखा रहे हैं कि अभी भी गहमा-गहमी लगातार यहाँ पे बनी हुई है। अजय भट्ट थोड़ी देर पहले निकले, अजय भट्ट भी मंत्री बनना तय है। नाग ठाकुर थोड़ी देर पहले निकले थे, उनका प्रमोशन लगभग तय हो चुका है। प्रीतम मुंडे प्रधानमंत्री आवास पे पहुंची थी, उनका भी मंत्री बनना तय हो चुका है। बहुत प्रतीक्षित नाम आपको बता दें, दीपक सर, पशुपति पारस का चल रहा था कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले, वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं शाम को। भूपेंद्र यादव भी यहाँ से थोड़ी देर पहले निकले हैं, उनका भी मंत्री बनना तय है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भौगोलिक स्थितियों को, सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए समावेशी मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम को करने जा रहे हैं। सबकी नजर इस बात को लेकर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कैबिनेट विस्तार में दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो जितने लोग भी यहाँ से खासतौर पर निकले, आपको चाहे भूपेंद्र यादव की बात हो, चाहे अजय भट्ट की बात हो, चाहे मीनाक्षी लेखी की बात हो, चाहे वीएल वर्मा की बात हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की बात हो, तमाम लोग यहाँ से निकले हैं और तमाम लोग आपको शाम को शपथ लेते हुए नजर आएंगे। अभी भी देखिए कुछ ऐसे नेता हैं जो यहाँ से आपको निकलते हुए नजर आएंगे, आपको हम दिखा रहे हैं। अभी देखिए एक और नेता अंदर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ से निकले हैं। अभी देखिए एक और नेता, देखिए राजीव चंद्रशेखर भी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं। तो और जी किशन रेड्डी भी यहाँ से निकले, तो प्रमोशन उनका लगभग। महाराष्ट्र से देखिए एक नेता यहाँ से जो है निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक और आपको देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं अंदर थे, वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके नेताओं का निकलना यहाँ से शुरू हो चुका है। कुछ नेता अंदर जो थे और एक और गाड़ी यहाँ से निकल रही है, दीपक जी आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें एक और नेता की गाड़ी यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है। तो तमाम जो अंदर नेता थे वो निकलते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। और कुछ और नेता भी हैं, आपको बता दें, जिनकी छुट्टी हुई है, जो हम लोग लगातार ये बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम रूपाला, आपको बता दें कि पुरुषोत्तम रूपाला भी यहाँ से निकले हैं, उनका भी प्रमोशन लगभग तय मनाजा। आपको फिर से एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ठीक है, सीधे चलते हैं विकास चंद्रा के पास। विकास चंद्रा के पास कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मोहित, आप एक मिनट रुकिए। विकास, बताइए क्या ब्रेकिंग न्यूज है? देखिए, जिस तरीके से 43 लोगों का शपथ ग्रहण होना है, उस हिसाब से अब ये सिर्फ विस्तार नहीं है, पूरा रिहर्स होने जा रहा है। एक तरीके से पूरे मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री मोदी जो है वो स्वरूप बदलने जा रहे हैं। और जो अभी जानकारी दी जा रही है कि लगभग 10 से 12 लोग ड्रॉप किए जाएंगे, जिसमें सदानंद गौड़ा का नाम भी है, डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम भी है। 2 लोग अपना इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं। अभी और केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा होना बाकी है और तमाम जो लोग भी एमओएस इंडिपेंडेंट हैं या जो एमओएस है उनको प्रमोट भी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इस्तीफे होने वाले हैं उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे वरिष्ठ और सदानंद गौड़ा जैसे वरिष्ठ का भी नाम दीपक जी आ रहा है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर जिनके भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहे हैं या जो एक उम्र के को पार कर चुके हैं, उन सब लोगों को इस बार ड्रॉप करके उनके जगह पे नौजवानों को लाया जाएगा। जी ठीक है, तो अभी तक कौन कौन से नाम क्लियर हैं जो प्रधानमंत्री से मिले हैं? विकास जी, अभी तक प्रधानमंत्री से अगर मिलने वालों की बात दीपक जी की जाए तो एक कह सकते हैं कि एक जो यहाँ अभी तक जो पहुंचे इनके यहाँ प्रधानमंत्री के यहाँ, उसमें खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, सदानंद सोनोवाल, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, अजय भट्ट, शोभा कराजले, सुनीता दुग्गा, भारती पवार, शांतनु ठाकुर, नारायण राणे, कपिल पाटिल, पशुपतिनाथ पारस, आरसीपी सिंह, जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, ये तमाम ऐसे चेहरे थे जो आज प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद थे। और इसमें से जो जैसे पुरुषोत्तम रूपाला की अगर बात करें या जी किशन रेड्डी की बात करें, अनुराग ठाकुर की बात करें, तो आरके सिंह भी यहाँ पर आए हुए थे, आरके सिंह भी मौजूद थे। तो इन लोगों की मौजूदगी से साफ दिखाता है कि इन लोगों का प्रमोशन इस मंत्रिमंडल विस्तार में होने जा रहा है, क्योंकि ये पहले से मंत्री है लेकिन इस बैठक में मौजूद थे। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इन लोगों को प्रमोट प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। खासतौर पर आरके सिंह की बात कर लें या जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला जैसे नेता यहाँ मौजूद थे। जी, डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाए जाने का कारण?
डॉक्टर अगर हटते हैं तो? जी, अगर डॉक्टर हर्षवर्धन हटते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि कोरोना के दूसरे वेव में जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय को काम करना चाहिए था, उसके कामकाज से प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं थे और कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान ही उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन से अपनी बातें कही थी और एक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा दिया था। तभी उसी वक्त से ये बातें लगने लगी थी कि शायद आगे जब मंत्रिमंडल विस्तार हो तो डॉक्टर हर्षवर्धन को भी ड्रॉप कर दिया जाए। तो हर्षवर्धन भी इस बार ड्रॉप हो सकते हैं, उनकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को वो मंत्रालय दिया जा सकता है, दूसरे व्यक्ति के हाथ में कमान दी जा सकती है। तो शुद्ध रूप से कहा जा सकता है कि अगर हर्षवर्धन ड्रॉप होते हैं तो ये परफॉर्मेंस के आधार पर ही उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया जाएगा। जी, निशंक, देबोश्री चौधरी और साथ ही साथ जो तीसरा नाम आपने बताया जिनके इस्तीफे हो चुके हैं, संतोष गंगवार, इनके इस्तीफे देने के कारण? निशंक की बात की जाए तो निशंक के बारे में भी उनके परफॉर्मेंस से, उनके कामकाज से जो मंत्रालय में प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं थे और एक काफी पहले से बात आ रही थी। और खास तौर पर जब भी ऐसे कोई मौके आते थे और जब कोरोना काल में जब एग्जामिनेशन को लेकर के जब इश्यू आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री ने उन्हें जताया था और बोला था कि स्थिति मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग अभी तक जो नाम सामने आए, चाहे निशंक का नाम आया हो, चाहे देबोश्री का नाम आया हो या फिर संतोष गंगवार हो, सदानंद गौड़ा हो, ये सब लोग, ये जितने भी हैं, वो जो मैं जितना समझ पा रहा हूँ दीपक सर की, उसके मुताबिक कि इन लोगों के कामकाज की बहुत गहनता से समीक्षा हुई है और शायद प्रधानमंत्री को लगा है कि इनके जगह पे किसी नए और ऊर्जावान व्यक्ति को लगाया जाए, तभी ये मंत्रालय ठीक ठाक ढंग से काम कर सकेगा। क्योंकि निशंक की भी बार बार शिकायत मिल रही थी और निशंक के मंत्रालय के बारे में कहा जा रहा था कि इनके यहाँ वही होता है जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट चाहते हैं, यानी बतौर मंत्री वो वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे थे। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री तक बार बार पहुंच रही थी, इसलिए निशंक को भी इस बार इस्तीफा देना पड़ा और वो भी ड्रॉप कर रहे हैं। जी, ठीक है। इसके अलावा कुछ नाम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास पहुंच नहीं पाए लेकिन शपथ विधि में पहुंचेंगे, ऐसे कुछ नाम सामने आए? जैसे अभी बार बार जैसे फिर भी मैंने जानकारी जुटाने की मैंने कोशिश की तो लोगों को बताया ही जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक दो नाम हो सकते हैं। बिहार के सुशील मोदी का नाम अभी भी लिया जा रहा है। हालांकि सुशील मोदी के घर पे मैंने संपर्क कर जानने की कोशिश की कि क्या अभी तक उनके यहाँ कोई फोन आया है या नहीं आया है, तो उनके सहयोगियों के द्वारा तो यही बताया गया कि अभी तक उनको फोन नहीं आया। लेकिन जो चर्चा चल रही है कि शायद सुशील मोदी दोपहर बाद यहाँ पहुंचेंगे और हो सकता है कि प्रधानमंत्री से मिले, तो उनके नाम पर विराम अभी भी नहीं लगा है। सुशील मोदी के नाम पे अभी भी चर्चा चल रही है, जो वाकई आश्चर्य में डाल रहा है। जी, ठीक है, मैं सीधे चलता हूं मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र, कोई नई अपडेट? देखिए, यही अपडेट है। लगभग ये बताया जा रहा है कि 3 दर्जन से ज़्यादा मंत्री होंगे जो शपथ लेंगे, क्योंकि जो मंत्रियों की फहरिस्त है इस्तीफा देने वाली वो बढ़ती जा रही है और उसमें कुछ और नाम जुड़ने वाले हैं। जो भारी भरकम नाम है, जैसा कि विकास जी ने बताया, जैसा कि आपने स्वयं बताया, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें या निशंक की बात करें या फिर संतोष गंगवार की बात करें, सदानंद गौड़ा की बात करें, ये सब ऐसे नाम हैं जो कि बेहद चर्चित रहे हैं और जाहिर तौर पर दोनों टेन्योर में सर्व करने वाले नाम रहे हैं, जिनको इस वक्त चलता किया जा रहा है। और परफॉर्मेंस बड़ा मैटर बताया जा रहा है। सबके परफॉर्मेंस का असेसमेंट जो है वो सरकार कर रही थी लगातार पिछले 2 हफ्ते से, जैसा कि न्यूज़ नेशन पे हम दिखा रहे थे और आप खुद जो है इस संबंध में तमाम जानकारियां लोगों तक पहुंचा रहे थे। और इस तरह इस परफॉर्मेंस के आधार पर जो छटनी है वो बतलाती है कि एक नया मंत्रिमंडल, एक नया हम कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं खासतौर पर और जो युवा हैं, उन चेहरों के साथ सरकार जो है वो अब जनता के सामने जाने को तैयार हो रही है। ठीक 5 राज्यों के चुनाव के पहले ये एक ऐसा फेरबदल है जो कि मोदी सरकार के समूचे चेहरे को बदल कर रख देगा और जाहिर तौर पर भारी पैमाने पर मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किए जाएंगे। जो लोग एग्जिस्टिंग हैं उनमें जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है उनको प्रमोशन मिलने जा रहा है और जिनका परफॉर्मेंस खराब रहा है उनको सीधे चलता किया जा रहा है। तो ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और खासतौर पर जो सहयोगियों को जगह दी जा रही है उसमें भी हम देखेंगे कि किस तरह से मंत्रिमंडल को लेकर खाका खींचा जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जैसे रेल मंत्रालय उनकी पार्टी को मिल जाए और दूसरी तरफ जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की चाहते हैं कि उन्हें रेल मंत्रालय मिल जाए। तो एक अलग लड़ाई है जो कि अभी इस जो स्वेरिंग सेरेमनी है उसके ठीक बाद दिखाई देगी कि शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल में जो बदलाव है वो किस तरह के स्वरूप को पेश करता है और किस तरह का जो समूचा एक तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो जनता के सामने मोदी सरकार पेश करती है। दीपक जी। अभिलाष खांडेकर जी, आपको क्या लगता है? मधुरेंद्र कुछ पॉइंट रख रहे हैं, प्रधानमंत्री जब एक्सरसाइज करते हैं तो हर तरह की चीजों को वो ध्यान में रखते हैं। इस फेरबदल में जब 43 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, बड़ा फेरबदल मंत्रिमंडल का हो रहा है, कई बड़े लोगों के इस्तीफे हो रहे हैं, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की इस पूरी एक्सरसाइज को?
बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया दीपक जी, क्योंकि इतना बड़ा देश चलाने के लिए यदि हमारे मंत्रिमंडल में यदि लोग ठीक ठाक तरीके से नहीं होंगे तो उसका खामियाजा प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है। और यही कारण है जो 3-4 नाम सामने आए हैं वो निश्चित रूप से अपने परफॉर्मेंस के कारण ही उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो ये जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार है, मुझे नहीं लगता है पूरा आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। और उन्होंने देखा है कोरोना काल के कारण जो समाज में और जिस तरीके से राजनीति में बदलाव आया है उसके चलते वो चाहते हैं कि युवा लोगों को आगे बढ़ाकर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेकर देश को, जिसका जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके ऊपर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार की बहुत आलोचना हुई अलग अलग मुद्दों को लेके, मूलतः ऑक्सीजन की कमी हुई या बाकी दीगर। तो अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। 2023-24 कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे लगता है जो नए मंत्रिमंडल में जो नए चेहरे सामने लाए जा रहे हैं उनको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मोदी जी बहुत अलग सोचते हैं। जब हरदीप पुरी को जब मंत्रिमंडल में लिया गया था तब हरदीप पुरी किसी भी हाउस के मेंबर भी नहीं थे, फॉरेन सर्विस के सीनियर मेंबर थे और किसी ने नहीं ये सोचा था कि उनको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दी जाएगी। तो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग समीकरण और अलग अलग जो उदाहरण वो सामने पेश करते हैं उससे पता लगता है कि मोदी जी बहुत कुछ अलग सोचते हैं और वो कल का सोचते हैं। आपको जैसे मालूम होगा, आपने खुद ने देखा है कि जब उन्होंने मार्गदर्शक मंडल बनाया था पिछली बार और सीनियर मिनिस्टर को बाजू किया तो काफ़ी आलोचना हुई थी, लेकिन उन्होंने सेकंड लाइन के इतने नए मंत्रियों को और इतने मुख्यमंत्रियों को तरजीह दी, जिससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगले 20 साल तक तैयार करने की जिम्मेदारी भी मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन की है। और मुझे लगता है ये जो युवा चेहरे इस मंत्रिमंडल में अब दिखने जा रहे हैं वो भी उसी का रिफ्लेक्शन है या उसी का, जिसको हम कह सकते हैं सोच का एक उसका दर्शन इसमें होने जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री मोदी जब एक्सरसाइज करते हैं तो उनके पास उनका जो कंप्यूटर है, उनका जो पिटारा है मैजिक बॉक्स, उसके अंदर इतना डाटा मौजूद होता है कि हर चीज का बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं। बहुत माइन्यूट डिटेल्स के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और बहुत माइन्यूटली चीजों को पकड़ते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या प्रधानमंत्री जो सोच रहे हैं अब तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल, क्या ये भारतीय जनता पार्टी में जनरेशन नेक्स्ट है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है 2014 से, अगर आप देखिए तो वो एक आगे की लीडरशिप पार्टी के भीतर तैयार कर रहे हैं लगातार। आप देखिए, जब 2014 में मंत्री बने थे, वो प्रधानमंत्री जब बने थे तो वाजपेयी मंत्रिमंडल के कितने सदस्य थे उनके मंत्रिमंडल? सुषमा जी, राजनाथ जी थे और तो कोई मुझे याद नहीं पड़ता जो है वाजपेयी मंत्रिमंडल का कोई सदस्य हो। उसके बाद आज जो है सिर्फ राजनाथ सिंह ही हैं जो पुराने मंत्रियों में हैं। बाकी नितिन गडकरी को आप मान सकते हैं वरिष्ठ नेता है, वो मंत्री हैं। बाकी पूरी टीम जो है ये वो टीम है 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी ने तैयार की हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे अमित शाह जी हो। ये सारी टीम जो है आप देखिए ये सब 2014 के बाद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टीम है। अब जो लोग आ रहे हैं, जिनके नाम आप ले रहे हैं, जो हम लोग संभावित जिनसे वो मुलाकात भी कर रहे हैं, ये सारे जो चेहरे जो है ये एक तरह से वही है। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप कह सकते हैं जो मनमोहन सिंह सरकार में लगातार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन अगर उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो निश्चित रूप से एक तरह से उनका भी एलिवेशन होगा। बाकी चाहे पशुपति पारस हो, चाहे नारायण राणे हो, नारायण राणे केंद्र में कोई मंत्री नहीं रहे। इसके अलावा आप जितने नाम आप देख लीजिए वो सब एक तरह से नई टीम तैयार करने की कवायद है। और अब ये मंत्रिमंडल का अब ये विस्तार जो हो रहा है, विस्तार और फेरबदल, ये अब मान के चलिए 2024 की टीम मोदी तैयार हो रही है। 2024 के लिए चुनाव के लिए टीम मोदी तैयार हो रही है। हो सकता है बीच में प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, कोई थोड़ा बहुत फेरबदल फिर भी करना चाहे कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर माना यह जा रहा है कि आधा कार्यकाल पूरा होने के बाद जो शेष आधा कार्यकाल बचा है उसमें ये मंत्री अधिकतर मंत्री जो है वो काम करेंगे और उनको परफॉर्म करना होगा। हाँ, अगर कोई मंत्री परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसे काम को लेकर शिकायत होगी तो कभी बैठाया जा सकता है। लेकिन एक तरह से प्रधानमंत्री जो है ये नई टीम मोदी तैयार कर रहे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की जीत के लिए कोशिश करेगी और 2024 का रास्ता भी तैयार करेगी। इसलिए एक तरह से ये आप मान के सकते हैं कि ये नई सेना जो है नरेंद्र मोदी जी की तैयार हो रही है, जो आगे की लड़ाई यानी राजनीतिक लड़ाई है उसके लिए, क्योंकि अब परफॉर्म करना है। अभी तक जो है कोरोना काल था और तमाम सारे कारण थे जिसकी वजह से सरकार ये कह सकती थी कि सामाजिक अर्थव्यवस्था में ये संकट है, जो वैश्विक चुनौतियां हैं, लेकिन अब आपको उन सारे संकटों से निकल करके गाड़ी को पटरी पर लाना है।
चाहे अर्थव्यवस्था की गाड़ी हो, चाहे वो देश की सुरक्षा की गाड़ी हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र का मसला हो, चाहे स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने का मसला हो। अब डॉक्टर हर्षवर्धन का जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, अगर डॉक्टर हर्षवर्धन इस्तीफा देते हैं तो एक बड़ा बदलाव होगा, तो निश्चित रूप से माना जाएगा ये कोरोना काल का असर है। अगर डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा होता है तो, क्योंकि 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने, 4 क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र, एक मजदूरों का जो क्षेत्र है रोजगार वाला, दूसरा जो है आपका शिक्षा का क्षेत्र, तीसरा स्वास्थ्य का क्षेत्र, ये कोरोना काल से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो शिक्षा मंत्री पोखरियाल जी का इस्तीफा हो ही गया, श्रम मंत्री इनका इस्तीफा हो ही गया, रमेश गंगवार का, क्या कहते हैं, संतोष गंगवार जी का, और तीसरा स्वास्थ्य मंत्री की आप चर्चा कर ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि इस्तीफा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के माना जाएगा कि मुझे लगता है कि कोरोना काल को देखते हुए प्रधानमंत्री जी दोबारा अपनी नई टीम बना करके जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो कमियां रह गई हैं, जो नुकसान देश को हुआ है, उसकी भरपाई नई टीम के जरिए करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसीलिए नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, और आमतौर पर नए लोग जब कोई जिम्मेदारी संभालते हैं और अगर अपेक्षाकृत वो युवा लोग हैं, तो उम्मीद ये की जाती है कि ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा विजन से काम करेंगे, उनका सोच थोड़ा जो है पुराने ढर्रे से अलग होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो उनकी शैली है, उसके साथ उनका तारतम्य ठीक से बैठ सकेगा। ये उम्मीद पार्टी भी करती है, ये उम्मीद सरकार भी करती है। तो मुझे लगता है ये टीम नरेंद्र मोदी, नई टीम नरेंद्र मोदी तैयार हो रही है। दीपक जी, नई टीम नरेंद्र मोदी कमाल दिखा पाएगी। उमाकांत जी, क्या चुनौतियां होंगी 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नई टीम नरेंद्र मोदी के सामने? मेजर सर्जरी हो रही है, इस मेजर सर्जरी कहूँगा मैं इसको, क्योंकि अगर 40+ हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश भी इस पर सीधे तौर पर प्रभावित होने जा रहा है। और दूसरा ये है कि ये जो परफॉर्मेंस है, इसके जो नॉन परफॉर्मर अगर मिनिस्टर है, जैसे संतोष गंगवार जी हैं, उनका ताल्लुक मध्य उत्तर प्रदेश बरेली से है, 8-9 बार के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी वो स्वास्थ्य कारण और दूसरे कारण भी, हालांकि बहुत लोकप्रिय है वो बरेली में, और लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि देखिए रोज़गार जो है कोरोना कार्यकाल में रोजगार सृजन करना और विभिन्न मंत्रालयों के साथ में जो राज्य सरकार है उसके साथ समन्वय बिठाना, ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। और रोजगार जो मंत्रालय था वो निश्चित रूप से उस पर सवाल खड़े हुए पूरे प्रोसेस में कि देखिए लोग बेरोजगार हुए, प्रवासी श्रमिकों के बारे में राज्यों से क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है, न्यूनतम वेतन का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो राज्य का विषय होती है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो लागू करने वाली एजेंसी है, वो तो केंद्र होता है। तो मुझे लग रहा है कि इसी तरह स्वास्थ्य का मामला है कि भाई कई बार क्या होता है दीपक जी कि आपकी जो कसौटी है वो कठिन समय देखी जाती है, जिससे क्रिकेट का मैच होता है, और जब आप हारने के कगार पर होती है तब कोई अगर खिलाड़ी आपको जिताने के हार को जीत में बदल दे तो उसी को कहते हैं कि वो मैन ऑफ द मैच है। तो मुझे लग रहा है कि मैन ऑफ द मैच की तलाश है मोदी जी को, और दो साल का कार्यकाल जो उनका जो खत्म किया है, उन्होंने बारीक से चीज़ों को देखा है, लोगों पर निगाह रखी है, उनका एक अपना सिस्टम है देखने का। और उत्तर प्रदेश का जहाँ तक आपने सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये जो प्रमुख राज्य हैं जहाँ चुनाव होने हैं, और यहाँ पर ये एक चीज़ है कि 2022 में के लिए अभी 5-6 महीने ही बचा हुआ है। वहाँ आपको उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, जो वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर जो अभी इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शंस हुए हैं, भले ही पंचायत चुनाव में जो अप्रत्यक्ष चुनाव उसमें आप जीत गए हैं, लेकिन जो जमीन जब जनता वोट डालने जाती है तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस खराब रही है। इसका कारण है कि जो रीजनल, जो छोटी पुटी, जो जातीय समूह वाली जो पार्टियाँ हैं, उन पार्टियों ने आपका साथ छोड़ दिया है। जो कोरोना के कार्यकाल में जो स्वास्थ्य को लेकर के अस्पतालों की जो दुर्दशा हुई, कोऑर्डिनेशन नहीं था, प्रशासनिक विफलताएं थी, राजनीतिक लोग भी गिड़गिड़ा रहे थे, अस्पतालों में उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। दूसरी ये है कि रोजगार बड़े पैमाने पर और लोगों को रोजगार छिना है, तो वैकल्पिक रोजगार की एक बड़ी समस्या थी। तो कई बार क्या होता है कि आइडियाज़ जो होते हैं, आइडियाज़ अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से अच्छे आइडियाज़ जाते हैं और वो आइडियाज़ अगर मंत्रालय को जा रहे हैं, मंत्रालय
नाकाम है, उनको इम्प्लीमेंट ग्रास रूट लेवल पर नहीं कर रहा है। और जब वो फीडबैक ज़मीन से लेते हैं, निश्चित रूप से इनके पास काफ़ी लंबी चौड़ी मशीनरी है, फीडबैक जब ज़मीन से लेते हैं तो जो घोषणाएं दिल्ली में या प्रधानमंत्री कार्यालय या कैबिनेट के डिसीजन से होते हैं, हम वर्षों से कैबिनेट मीटिंग कवर करते हैं, क्या हम वही सोचते हैं कि क्या ये चीज़ें ज़मीन पर लागू हो रही कि नहीं हो रही हैं? जब ज़मीन पर आम जनता को उनका लाभ नहीं मिलता तो निश्चित रूप से एक रिजेंटमेंट ज़मीन पर होता है। और जब आप चुनाव में जाते हैं, परफॉर्मेंस दिखाने की नौबत आती है और जनता आपसे नाखुशी जाहिर करती है आपके खिलाफ वोट करके, तो उससे एक सजग जो राजनीतिक दल है वो समझ जाते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को जनता स्वीकार नहीं कर रही है, हमें अपना रास्ता बदलना होगा। इसीलिए ये जो मेजर सर्जरी हुई है, इस सर्जरी से कितना लाभ होगा, कितनी चीज़ें बदलेंगी, ये बात बहुत स्पष्ट है, ये बात बहुत साफ है कि मोदी मंत्रिमंडल में ये जो ऑब्जर्वर हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मोदी सरकार की कार्यप्रणाली को देखते थे, उनका ये कहना था कि इस सरकार में प्रतिभा की कमी है। 3-4 मंत्रालयों को छोड़ करके बाकी मंत्रियों के कामकाज की कोई छाप सीधी सी तौर पर सरकार में नहीं दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से मोदी जी ने वो चीज़ें देखी हैं, वो चीज़ें समझी हैं, उनका विश्लेषण किया है बहुत सूक्ष्म से, बहुत बारीकी से, और उसके बाद उन्होंने इस तरह से किया है कि भाई क्षेत्रीय जो जातीय जो संभावनाएं हैं, जातीय जो अस्मिताएं हैं, जातीय जो आकांक्षाएं हैं, उनका भी पूरा किया जाए। दूसरा ये कि एक्सपेंशन किया जाए, एनडीए का एक्सपेंशन किया जाए। ये एनडीए का एक्सपेंशन उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के और दूसरे राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में और बाकी राज्यों में भी उसकी छाप इस मंत्रिमंडल विस्तार में, इस फेरबदल में या इस मेजर सर्जरी में हम सबको दिखाई देगी। जी ठीक है, सीधे एक बार चलता हूं मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र, कोई नया अपडेट? देखिए, फिलहाल तो ऐसी कोई बड़ी ब्रेकिंग अभी देने के लिए नहीं है, लेकिन बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इन टर्म्स अगर हम बात करें तो जो इस्तीफा देने के फहरिस्त में अगर हम देखें तो जिन नामों के सामने आने के बाद जो चर्चा गर्म हो गई लुटियन में, उसमें यह माना जा रहा है कि खास तौर पे जो बदलाव है उसे सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक रूप से देखा जाए या फिर इन लोगों को कोई बड़ी पारी खेलने का मौका भी पार्टी दे सकती है। खासतौर पे अगर हम निशंक की बात करें तो क्या निशंक को संगठन में जगह मिलेगा, क्या डॉक्टर हर्षवर्धन को संगठन में जगह मिलेगा, क्या सर्बानंद सोनोवाल के मंत्री बनाए जाने के बाद जो असम की राजनीति है उस पर भी यहाँ दिल्ली से पैनी निगाह रखने के लिए जिम्मेदारी किसी को दी जाएगी, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। खासतौर पर कर्नाटक की चर्चा चल रही है, जहाँ पर बीजेपी को अपने पैर जमाने के लिए ये देखा जा रहा है कि सदानंद गौड़ा को वहाँ मूव कर के वहाँ की राजनीति में एक दखलंदाजी की जा सकती है। तब ये चर्चाएं गर्म हो गई है कि जिन लोगों को कैबिनेट से बाहर निकाला जा रहा है उनको पार्टी कहां एडजस्ट करेगी और उनको लेकर क्या खाका तैयार किया गया है, क्योंकि इनको लेकर भी एक खाका तैयार पार्टी कर चुकी है और जाहिर तौर पर इनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी ये भी तय किया जा चुका है, लेकिन उससे भी पर्दा उठना बाकी है। तो अब ये चर्चाएं काफी जोर शोर से चलनी शुरू हो चुकी है। दीपक जी, ठीक है, फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हटिएगा मत।